जिनका भी पेपर सीयूईटी का है अपकमिंग डेज में किसी भी शिफ्ट में हो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट की जरूर जरूर करके जाना। पूरा का पूरा पेपर आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। अब मैं स्पेशली अगर बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी शेयर किया था, मैं इस वीडियो की कम्युनिटी पोस्ट पे और क्लास कमेंट्स में भी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने ऐसे ही ना पूरा अंडरलाइन करके पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज अच्छे से आपको चैप्टर वाइज करा दिया। ठीक है, अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से एग्जैक्ट चीजें आती है, बाहर से तो पूछता ही नहीं। तो मैंने एक लाइव रिवीजन देखो फाइनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स के टाइम पे कराया था, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट सारा का सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कराया था। आप मेरे चैनल पे जाओगे, सुनील पांडा द एजुकेटर सर्च करोगे और उसमें लाइव के अंदर जाओगे तो लाइव के अंदर में जो सबसे पहला वीडियो फाइनल रिवीजन का, इसमें सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक, सारी थियोरी सब कुछ करा रखी है। एक तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी करना। दूसरा जो मैं एनसीईआरटी अभी करा रहा हूं, मैंने पार्ट 1 का भी कराया, पार्ट 2 का भी करा रहा हूं, पार्ट 3 का भी करा दूंगा आज ही। पूरी की पूरी अकाउंटेंसी आज आपको जड़ से खत्म करना है। साथ में अगर आपका पेपर में टाइम है हफ्ते भर का, तो 21 प्रीमियम मॉक 2 या 3 दिन में होने वाले हैं, तो 11 प्रीमियम मॉक जरूर बनाना। इन मॉक्स को बिना बनाए अगर जाओगे तो ध्यान रखना क्लास बहुत बुरा पछताओगे। एक एक नंबर की कंपटीशन है। मैंने आपसे कहा था कि एक बच्चे ने 49 सही किया, एक बच्चे ने 49 सही किया, इसने एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिया, इसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसका एडमिशन नहीं होगा, इसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बच्चा रह जाएगा, इस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखना, नंबर सही दोनों ने किया है, बट क्योंकि इसने गलत कर दिया तो इसका -1 हो जाएगा क्लास मार्किंग। जो मतलब कि 49 के तो सही मिलेंगे, 49 इंटू 5 और फिर 1 इंटू -1। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। आपको मार्किंग पर पता होना चाहिए। जैसे मान लो 50 क्वेश्चंस आपके टोटल है, जिसमें से आपने 45 को अटेम्प्ट किया, ठीक है, 5 आपका अनअटेम्प्टेड है, ठीक है, तो इन 5 के मार्क्स मिलेंगे आपको 0। 45 में से 4 आपके गलत गए, 41 सही गए, तो 41 के आपको मिलेंगे 5, 205, और 4 गलत गया तो -4, एक का एक, ठीक है, तो 205 -4, 201 नंबर आपके आएंगे। 4 नंबर आपके कम हो गए और जो अनअटेम्प्टेड थे उसके आपको 0 नंबर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर आपके आएंगे। तो 41 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे 205 आने चाहिए, है कि नहीं। 4 आपने गलत भी किया तो फिर आपके यहाँ पे 4 नंबर और माइनस हो गए, 201 नंबर आएंगे। और जिसने 41 के 41 सही किए उसके 205 आएंगे। सोचो, सही दोनों ने सही किए, लेकिन तुक्का मारने की वजह से तुक्का भी कम हो, इसीलिए मॉक्स बनाना जरूरी है, ताकि आपके तुक्के भी जो है ना वो बहुत कम लगे। तो मॉक्स वो जो 3 घंटे की वीडियो लाइव वाली बता रहा हूँ, और प्लस ये जो मैं एनसीईआरटी से एक लाइन तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के आंखें फोड़ फोड़ के मैंने इनको बनाया है, इनको बिल्कुल मिस मत करना। मैंने पार्ट ए मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया था, मैं कह रहा था मैं कराऊंगा, पता नहीं कैसे मिस हो गया ये ओवरबर्डन की वजह से। वो है सेक्शन 37। वैसे मैंने डिस्कस कर लिया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जिसमें जो इंटरेस्ट है वो 6% का मिलता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसका जो भी हिस्सा बनता है उसको तुरंत सेटल ना करके 6 महीने बाद सेटल किया, तो उस पैसे को 6 महीने यूज किया या 3 महीने या 9 महीने यूज किया, तो इस पैसे पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट रिटायर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में जो भी बैलेंस है, या तो 6% का इंटरेस्ट निकालो उस पर, 6 महीने 9 महीने जितने भी टाइम का है, तो पहला तो वो निकालो। और जो दूसरा है, शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट अवेलेबल टू द यूज ऑफ बैलेंस ड्यू टू हिम। तो मान लो उसका बैलेंस जो 50,000 का प्रॉफिट है, जो उसका हिस्सा बनता था वो 50,000 का बनता था, जो भी बनता था, और जो 6 महीने में मुनाफा कमाया वो 50,000 का है, और हिस्सा कितना बनता है उसका, मान लो उसका कैपिटल भी 50,000 बनता है और 6 महीने में 50,000 मुनाफा कमाया, और तीनों की कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इस जेड की डेथ हो रही है मान लो, तो तीनों की कैपिटल जो है उसको मिलाकर नीचे रखो। मतलब तीनों की कैपिटल रहेगी नीचे, उस अकेले पार्टनर की कैपिटल रहेगी ऊपर, तो आप कैपिटल रेशियो समझ लो इसको, और इनटू वो प्रॉफिट जो 6 महीने में कमाया है, 3 महीने में कमाया है, तो ये वो प्रॉफिट है, ये उस पार्टनर का हिस्सा है जो उस पार्टनर की डेथ हुई है, ठीक है। और ये तीनों की कैपिटल को मिलाकर दे रखी होगी, तीनों की कैपिटल, फिर जो अमाउंट आएगा वो दोनों में से विच एवर इज हाइयर, ध्यान रखना, विच एवर इज हाइयर हम डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देंगे। कब? जब हमने उसका अकाउंट सेटल किए बिना बिजनेस को आगे चलाया, उसका पेमेंट नहीं दिया और बिजनेस को चलाते रहे, मतलब उसके पैसे से भी कमाते रहे आप, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मैं तुम्हें बहुत अच्छे से करा दूंगा, क्योंकि इन चैप्टर से बहुत ज़्यादा
क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैंने शॉर्टकट भी करा रखा है आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में, जो मैक्सिमम शॉर्टकट्स आते हैं मैंने करा रखा है। जो भी बची कुछ चीज़ें हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट में सब करा दूंगा। तो अभी नेक्स्ट प्लीज़ 30 to 40 मिनट शांति से बैठो और एक एक करके इन सबको समझो। इसके नोट्स मैं आपको SPCC ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। In fact, all affairs of the company are governed by the provision of Companies Act 2013. ध्यान रखना, Companies Act 2013 है। Company means a company incorporated or registered under the Companies Act 2013 or any अदर एक्ट। क्लास कंपनीज एक्ट 1956 भी हुआ करता था। तो कंपनी मतलब वो है जिसने क्लास कंपनी अकाउंट कंपनी से रजिस्टर्ड करा रखा हो, और कंपनी जब बनती है उसके लिए वर्ड के यूज करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी बनती है तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको बोलते हैं कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, COB, जहां से वो बिजनेस करना शुरू करती है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट ध्यान रखना कौन सा है क्लास, 2013 का कंपनी एक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, इसे बहुत ज़्यादा है, पूछेगा नहीं इतना अंदर से। अ कंपनी, अ पर्सन, फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो डिस्कस कर लेते हैं। एज अ चीफ जस्टिस, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के द्वारा ही कंपनी बनाई जाती है, लॉ ही उसको खत्म करता है। बीइंग मेयर अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज which the charter of its creation confers upon it, either expressively or incidentally or its very existence। तो ये जो लाइन है आप ध्यान रखना, चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा दी गई हुई लाइन है, ठीक है। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो पहला हो गया बॉडी कॉर्पोरेट। ऑब्वियसली क्लास कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस है, नियम कानून है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखना, इंडिया कंपनीज आर फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज लॉ एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी फॉर विच सेपरेट लॉ इज प्रोवाइडेड फॉर। एक्चुअली कंपनीज जितने भी बनती हैं उन्होंने कंपनीज एक्ट लागू होता है, लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज है ना और इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे उनके लिए अलग बॉडी है, जैसे क्लास IRDA इंश्योरेंस के लिए है, ठीक है, टेलीकॉम के लिए ट्राई है, उस तरह से इनके अलग है। बैंकिंग के लिए क्लास अलग नियम कानून बने हुए हैं, अलग अलग एक्ट बने हुए हैं जो बैंकिंग कंपनीज को और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा मतलब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इन जनरल बाकी सब कंपनी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट। अगला है सेपरेट लीगल अथॉरिटी। कंपनी अपने ओनर से अलग है, कंपनी इज वेरी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि क्लास कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी के खुद के अकाउंट का बैंक अकाउंट बन सकता है कंपनी खुद का। रिलायंस मुकदमा लड़ती है, रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी बिल्कुल अलग है। आप मुकेश अंबानी पे मुकदमा नहीं करोगे, रिलायंस पे मुकदमा करोगे। तो कंपनी के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सेपरेट है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। लिमिटेड लायबिलिटी, जितनी भी कंपनी उनके नाम के आगे हमेशा आपने लिमिटेड वर्ड देखा होगा, LTD, यानी क्लास उनके कंपनी में आपने जितना पैसा लगाया है उतना ही पैसा जो है आपका जो है डूब सकता है, बुरे से बुरा। अगर मैंने किसी कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो बुरे से बुरा मेरा 5 लाख डूबेगा, लिमिट है, मेरे घर की प्रॉपर्टी जो है उसमें नहीं जाएगी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और मैंने 80 रुपए पे करे तो बाकी 20 रुपए पे करने की जरूर मेरी लायबिलिटी है, बट अगर फुल्ली पेड कर दिए तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक कंपनी के अलग अलग टाइप पे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। तो उन्होंने जितनी गारंटी दी है ना बस वहीं तक जो है उनकी लायबिलिटी लिमिट। वाउंड अप मतलब कंपनी को बंद कर देना, तो जितनी गारंटी दी है ना वहां तक उनकी लायबिलिटी बनेगी। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी मरता नहीं है, कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ। कंपनी को बनाया और बंद किया जा सकता है क्लास एक प्रोसेस को फॉलो करके जो लॉ में गिवन है। द डेथ और इनसैनिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी और एनी मेंबर नो वे अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन कंपनी। रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन टाटा कंपनी जो है अभी भी चल रही है, तो ओनर रहे ना रहे कंपनी चलती रहती है। कॉमन सील, द कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी अपने नाम से काम करती है तो एक सिग्नेचर लगते हैं कंपनी को, उसको कॉमन सील बोलते हैं। जिस पेपर पे कंपनी का ठप्पा लग गया, सिग्नेचर लगे, कॉमन सील लग गई, मींस कंपनी ने उस पर साइन कर दिए, वो अग्री माना जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एक पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शेयर्स को ट्रांसफर करने में क्लास किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अपने आर्टिकल्स में ये चीज़ लिखा होना चाहिए। अपने आर्टिकल, जैसे कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम्स होते हैं ना, उसमें वो चीज़ लिखा होना चाहिए। मे सू और बी सू, कंपनी भी किसी को मुकदमा कर सकती है किसी के ऊपर, और कोई कंपनी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन होने के नाते, ठीक है, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर। इट कैन सू, यानी मुकदमा कर सकता है, और सूड इन इट्स नेम, कोई और भी मुकदमा इनके ऊपर कर सकता है। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ा तो मुकदमा किया जा सकता है। मे सू और बी सूड, ठीक है।
काइंड ऑफ कंपनीज, अगर मैं कंपनी के पार्ट्स की बात करूं, काइंड की बात करूं, तो पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इनको पढ़ के जाना, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है या फिर असर्शन में भी आ जाए। In case the liability of its member is limited, the extent of nominal value of shares held by them. If a member has paid the full amount of shares, there is no liability of part. देखो क्लास, लिमिटेड बाई शेयर, अगर आपने सारा पैसा दे दिया तो भाई कोई लाइबिलिटी नहीं है। ही नीड नॉट बाई सिंगल पैसे फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। भैया लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी से एक पैसा नहीं देना। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, एक है लिमिटेड बाई शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाई गारंटी। इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्चुअल अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट द इवेंट द कंपनी इज वाइंडिंग अप। तो उन्होंने कुछ गारंटी दी होगी, कंपनी बंद होगी तो हमें इतना पैसा देंगे, तो उतने पैसे तक की उनकी लायबिलिटी बन जाती है। अनलिमिटेड कंपनी, व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, द कंपनी इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी, जहां मेंबर्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, मेंबर यानी शेयर होल्डर। व्हेन द कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस। ठीक है, तो भैया यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी है, यानी कि लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, नो लिमिट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेची जा सकती है, पर वो इसी कंपनी के अंदर बेची जा सकती है, इन जनरल नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। तो प्राइवेट कंपनी मतलब आप मेन यही दो होते हैं, बट तीसरा भी एक ओपीसी होता है, एक सिंगल पर्सन भी आज कंपनी बना सकता है। पहला है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी के बारे में डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, पब्लिक कंपनी के बारे में नहीं लिखा हुआ। जो प्राइवेट नहीं है समझ लो वही पब्लिक है। अ कंपनी विच इज नॉट सब्सिडियरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी वो भी है जो कि क्लास नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। किसी प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है वो नहीं होती पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी नहीं होगी। प्राइवेट कंपनी कौन है? कंपनी इज वन which by its article of association, जो प्राइवेट कंपनी वो कौन है? रोकता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिनको शेयर्स में नहीं, शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए क्लास, और 1 पर्सन में तो सिर्फ एक जो है पर्सन ही होता है। लिमिटेड द नंबर ऑफ शेयर्स 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉयज को अगर आपने शेयर इशू किया है उनको काउंट मत करो, उनको छोड़कर बाकी आपके 200 मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 200 ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। अगला है 1 पर्सन कंपनी ओपीसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। तो ये भी आप क्लास ध्यान रखोगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आपको जितने भी सेक्शंस है ना, मैं कोशिश करूंगा तो अलग से मैं तुम्हें सारे के सारे सेक्शंस भी जो है वो करा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी एक्चुअली ना हो। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। तो अब ये क्या कहता है क्लास, यहाँ पे क्लॉज 62 क्या कहता है कि ओपीसी विच 1 पर्सन कंपनी है, और रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड दैट, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है क्लास? ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग सिटीजन एंड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। एक नेचुरल सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, और कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहा हो। पेड अप कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल में कभी भी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा रूल ट्रू है, कौन सा रूल फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी के अंदर, जबकि 12th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो मेक श्योर कि आपने इन जो वीडियोस को आप देख के जरूर जा रहे हो, ठीक है। A company being an artificial person cannot generate its own capital, which has necessarily to collected from several persons. These persons are known as shareholders and the amount contributed them is called share capital. तो जिन पर्सन ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर होल्डर से जो पैसा उन्होंने लगाया है वो शेयर कैपिटल है। ऑथराइज शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। द ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, वो बहुत खतरनाक प्रोसेस है, बट किया जा सकता है, जो कंपनीज एक्ट में लिखा है। अगला है इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज। ध्यान रखना यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल पार्ट है, तो इशूड शेयर कैपिटल हमेशा छोटा या बराबर होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल का, विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर। तो इशूड शेयर कैपिटल में शेयर वेंडर को दिया है वो भी काउंट होगा, एंड द सिग्नेटरीज ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम वो भी काउंट होगा। अथॉरिटीज विच आर नॉट ऑफर फॉर पब्लिक इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। तो अथॉराइज कैपिटल विच इज नॉट ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो अथॉराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने इशू कर दिया वो इशू है, जो इशू नहीं किया वो अनइशूड कैपिटल है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशू, तो ये इशूड से छोटा होगा या बराबर होगा, विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। व्हेन द शेयर्स ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब फुल्ली एंड पब्लिक, द इशू कैपिटल सब्सक्राइब वुड बी द सेम। अगर ध्यान रखना सारे शेयर इशू कर दिया तो इशूड और सब्सक्राइब दोनों सेम होगा। अब यहां से पिछले साल पेपर में पूछा गया था, मेक श्योर कि इसे आप पढ़ के जाओ। इट मे बी नोटेड दैट
द अल्टीमेटली द सब्सक्राइब कैपिटल मे बी इक्वल और लेस देन इशूड कैपिटल। अब ये स्टेटमेंट पिछले साल पूछा गया था, कितना जिसको कहाँ पे खंगाल के एक लाइन पूछ लिया गया है जो बच्चा 12th में पढ़ के जाता ही नहीं है, और फिर वो कहता है 12th के बेसिस पे मैं सीओटी क्रैक करूंगा, एसआरसीसी में जाऊंगा। कैसे पॉसिबल है उन बच्चों के सामने जो एक लाइन खंगाल के जा रहे हैं एनसीईआरटी की। तो इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली द सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इक्वल होगा या लेस होगा इशूड शेयर कैपिटल से, और इस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इशू किया हुआ 10,000, एप्लीकेशन तो 12,000 की आ सकती है, तो सब्सक्राइब तो ज़्यादा हो गया। नहीं बेटा, सब्सक्राइब 12 होगा ही नहीं, एप्लीकेशन 12 की आएगी, बट सब्सक्राइब जो होगा 10 होगा या उससे 9 होगा, उतना कभी वो एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ सकते हैं ज़्यादा की, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, ये भी सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा है जिसका पैसा मंगवाया गया है, जो आस्क किया है शेयर होल्डर से पे करने के लिए। और पेड अप कैपिटल क्या है क्लास? वो कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो एक्चुअली रिसीव हो गया है। और अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जो पैसा अभी तक आपने कॉल्ड नहीं किया, मान लो शेयर है 10 रुपए का, 2, 3, 5 आपने ये मंगवाया ये अभी तक मंगवाया ही नहीं है, तो अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं उसको। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल, जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जैसे यहाँ 5 रुपए कंपनी ने नहीं मंगवाया था, इसको कंपनी रिजर्व कर सकती है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। कंपनी जब बंद होगी तभी पैसा मंगाएगी, सच अनकॉल्ड कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। और इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन वाइंडिंग अप, कंपनी के बंद होगा तभी हम इस पैसे को मंगवाएंगे शेयर होल्डर से, अदरवाइज नहीं मंगाएंगे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके दो पार्ट है, इशूड और अनइशूड कैपिटल। फिर इशूड में सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब में सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप बट सब्सक्राइब नॉट फुल्ली। तो ये लाइन बाय लाइन आप ध्यान रखना, ऐसे चलती है लाइन। सबसे पहले ऑथराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप। तो ऐसे लाइन बाय लाइन चलता है, सीक्वेंस आप ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीक्वेंस में। और जब आप मॉक्स बनाओगे एसपीसीसी ऐप पे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब मैं जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं यूट्यूब पे और यहाँ पे सब चीजें, वो सारे क्वेश्चंस आपको मॉक में प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, और पूरा डेस्कटॉप पे पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्लास, यहाँ पे सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43। ध्यान रखना क्लास, सेक्शन 43, कई सारे सेक्शंस हैं जिनको क्लास आपने ध्यान रखना है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो क्या कहता है? अ प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। देखो, प्रेफरेंस शेयर जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड का, या फिक्स अमाउंट पे किया जा सकता है क्लास, या फिर जो फिक्स रेट है उस पर कैलकुलेट किया जा सकता है, और इक्विटी शेयरहोल्डर को देने से पहले उनकी पेमेंट की जाती है। दैट विद द रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इज कैरी और विल टू कैरी ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर एनीथिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले भैया प्रेफरेंस की पेमेंट करनी जब कंपनी बंद करोगे तब। हाउएवर नॉट विद स्टैंडिंग द अबव टू कंडीशन द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंसेस मे हैव राइट टू पार्टिसिपेट फुल्ली, तो जो पार्टिसिपेट कर सकता है, और लिमिट द एक्सटेंट ऑफ सरप्लसेस ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स ना पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव भी होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे में अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट हो सकते तो पार्टिसिपेटिव, नहीं हो सकते तो नॉन पार्टिसिपेटिव। मैंने अपने 3 घंटे वाली वीडियो लाइव क्लास के अंदर ये चीज़ अच्छे से कराई है, डोंट मिस दैट वो। और ये जरूरी है अगर आपको 250 में से 250 नंबर लेके आने। यकीन मानो आपको बड़ा जान के बड़ा हैरान होगा कि यार बस हमने 2 दिन किया और हम 250 नंबर ले आए पूरे 250 में से। रियली अगर आपने ये एनसीईआरटी नोट्स, वो आपका जो 3 घंटे का लाइव सेशन है, और आपने 21 या 11 मॉक्स आपने कर ले, 21 है तो सोने पे सोगा, टाइम नहीं है तो फिर 11 पे कर लो। Thus, the preference shares can be participating and non-participating. Similarly, these shares can be cumulative or non-cumulative, redeemable और non-redeemable. जिन preference shares का एरियर ऑफ डिविडेंड कलेक्ट होता चला जाता है, अगले साल मिलेगा, वो क्यूमुलेटिव है, जिनका नहीं मिलता वो नॉन क्यूमुलेटिव है। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को फ्यूचर में लौटा सकते हो पैसा, वो रिडीमेबल, जिनको नहीं लौटा सकते वो इरिडीमेबल। तो डिटेल मैंने वहां बात की, जरूर देखना, यहाँ पे तो इतना ही गिवन है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर वो शेयर है नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। शेयर डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भैया इनको पेमेंट लास्ट में मिलती है, सीधी सी बात है। डिविडेंड जो है इनका फिक्स नहीं है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंड होगा, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं है। द इक्विटी शेयर कैपिटल मे बी विद वोटिंग राइट्स विद डिफरेंशियल राइट एज वोटिंग डिविडेंड एंड अदरवाइज अकॉर्डिंग विद द सच रूल सब्जेक्ट टू द कंडीशन मे बी प्रिस्क्राइब इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डिविडेंड उनको मिल भी सकता है, वोटिंग राइट उनको मिल भी सकता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के में मेंशन कर दे तो क्लास उनके राइट्स को लिमिट भी किया जा सकता है।
ये है क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, और कंपनी को ध्यान रखना था, कंपनी हैज टू गेट, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख रहा हूं, पिछले साल भी लिखा था और बच्चों ने कहा सर आपने आज ही पढ़ाया तो आज ही पेपर में आ गया। द कंपनी हैज टू गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इफ द कंपनी फेल टू रिसीव द सेम विद सेड पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द कंपनी शुड बी रिटर्न विद इन 130 days ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 120 days के अंदर आ जाना चाहिए। 120 days किसका? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के 120 days के अंदर, और 130 days ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको भैया उनका पैसा जो है उनको लौटा दो। अलॉटमेंट, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, जो कि 90% होता है, आप सबको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी जो है अलॉट करेगी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेगी उन सबको जिनको शेयर्स अलॉट हुआ है, और जिनको रिजेक्ट किया उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेगी। उसको उस लेटर का नाम क्या होता है? लेटर ऑफ रिग्रेट। व्हेन द अलॉटमेंट इज मेड रिजल्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी और एप्लीकेंट्स के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कंपनी उनको शेयर देगी, वो उनको पैसे देगा। अब ये लाइन जो है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज टू मीट द नीड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। इतना पैसा चाहिए बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए। द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज विच हैज टू मेट होली और पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ इशू। तो ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे जो पैसे हैं वो किस किस चीज़ के लिए होता है? प्रॉपर्टीज़ के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, कमीशंस को बियर करने के लिए, रीपेमेंट ऑफ एनी बोरोड मनी फॉर अबव टू मैटर्स, इन दोनों मैटर के लिए जो भी पैसा उधार लिया, वर्किंग कैपिटल और कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्लास कंडक्ट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारे पैसे के लिए क्लास इन पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इट इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। ध्यान रखना, एज पर द एनसीईआरटी 90% ऑफ इशूड अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी। ठीक है, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000, तो डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 जो है उसके अकॉर्डिंग, इफ this condition is not satisfied, the company shall forthwith refund the entire subscription amount received if delay occurs beyond 8 days। तो यहाँ पे 8 days लिखा हुआ है, तो प्लीज 15 days वाला डाटा भूल जाओ, एज पर एनसीईआरटी करना है। कल को अगर एनटीए हमारा 8 days गलत कर देगा तो हम उसे एनसीईआरटी की ये फोटो जो है भेज देंगे, चैलेंज करेंगे, तो हमें नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, उस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा तो बच्चों को नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। और क्लास अगर उस पर आप पैसे नहीं देते तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो 15% का आपको पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ओके, शेयर्स जो है वो पार प्रीमियम दोनों में इशू किए जा सकते हैं। पार का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम प्राइस पे, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया गया है। और प्रीमियम का मतलब क्या है? एक्सेस अमाउंट, जो भी 10 का शेयर 12 में इशू किया, 2 रुपये जो है प्रीमियम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? ऑल द मनी रिसीव अलॉन्ग विद एप्लीकेशन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक इन ए सेपरेट अकाउंट ओपन फॉर द पर्पज। उसको क्लास यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑल द मनी जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया है वो शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट के अंदर जमा करते हैं फॉर द पर्पज। ठीक है, और एंट्री क्या होती है क्लास? बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में मंगाते हो तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, बस ये तो, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर सारी की सारी एंट्रीज हैं, और ये ASB की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, ASBA। और IPO क्या होता है? IPO फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार हम शेयर्स जो है इशू करने के लिए बोलते हैं ना, उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा, ध्यान रखना 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है क्लास? 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहला, द अमाउंट ऑफ एनी कॉल शुड नॉट बी लेस देन 25%। कोई भी कॉल 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर से कम नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट इंटरवल ऑफ 1 month बिटवीन द मेकिंग 2 कॉल्स। अगर आप 2 कॉल मंगाते हो तो आपने कम से कम 1 महीने गैप रखना है, या फिर जो आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसको आपको फॉलो करना। AOA में लिखा तो फॉलो करो, नहीं तो कम से कम 1 महीने गैप 2 कॉल के बीच में रखो। और जो कॉल का पैसा है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट एक्सीड 25%। किसका 25%? फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू है उसके 25% से ज़्यादा वो कॉल का अमाउंट नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड इशूइंग द शेयर्स कैपिटल फॉर पब्लिक सब्स। ध्यान रखना, तो द एप्लीकेशन का पैसा है कम से कम 5%। मिनिमम कितना है क्लास? यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना है? 5% है। किसका? फेस वैल्यू का। और कॉल जो है वो मैक्सिमम कितना परसेंट है? 25%। किसका? फेस वैल्यू का।
कॉल्स जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मंगवाया जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो 2 कॉल के बीच में 1 महीने गैप होना चाहिए और कॉल मनी 25% से ज़्यादा फेस वैल्यू के नहीं होना चाहिए। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना चाहिए शेयरहोल्डर्स को पेमेंट करने का। कॉल जो है वो यूनिफॉर्म बेसिस पे सारे शेयरहोल्डर से मंगवाना चाहिए जो सेम क्लास हो। सेम क्लास में तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स, सारे 9% प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर इशू बोथ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स सेम टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू द वर्ड। तो प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस वर्ड, इक्विटी में इक्विटी वर्ड लगा दिया जाता है हर इंस्टॉलमेंट के प्रीफिक्स में, बाकी सारी चीज सेम है। तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, पता है आपको। कॉल्स इन एरियर का डेबिट बैलेंस होता है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मे हैपन that the shareholders do not pay the call amount on due date, because NCERT में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कोई डेटा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पेपर ही NCERT से पूरा बनने वाला है। और जो भी अलग है मैं करा चुका हूँ 3 घंटे वाले वीडियो में, और कुछ बचता है तो मॉक्स में कवर हो गया। When any shareholder fail to pay the amount due on allotment or any of the calls, such amount is known as calls in arrear or unpaid call. Calls in arrear represent debit balance of all the calls amount. तो calls in arrear जो है वो debit balance of all the calls amount को represent करता है, ये ध्यान रखना। तो calls in arrear का debit balance होता है। If article is silent regarding the rule contained in table F शैल बी अप्लाई, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो टेबल एफ अप्लाई करेंगे जो कहता है कि कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के कॉल्स इन एरियर पे 10% का इंटरेस्ट पर एनम शेयरहोल्डर्स को दिया जाएगा, शेयर होल्डर से लिया जाएगा, सॉरी 10% मैक्सिमम है। तो जब पैसा लेते हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू कॉल्स इन एरियर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो पैसा मिलेगा जब भी कॉल्स इन एरियर का तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो मान लो 50 रुपये एरियर था, 2 रुपये का इंटरेस्ट, तो 52 रुपये आएगा। बैंक डेबिट 52 टू कॉल्स इन एरियर 52 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 2। तो कॉल्स इन एरियर का डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना, जब पैसा मिलता है उसके बैलेंस को क्रेडिट करके कैंसिल करते हैं। Similarly, sometimes the shareholders pay the whole of the amount of calls not yet made. जो पैसा नहीं मंगवाया उसका पैसा भी दे दिया, जिसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। द अमाउंट रिसीव इन एडवांस इज ए लाइबिलिटी। तो एडवांस में जो पैसा लिया है वो लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, और वो क्रेडिट होगा किस नाम से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से वो क्रेडिट होगा। और टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो उस पर अप्लाई करता है, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट है 10%, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट है 12%। अब इसकी पेमेंट हम करते हैं, कंपनी करती है, तो एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, जब हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पेमेंट होगी तो इंटरेस्ट टू बैंक मिलेगा, तो बैंक टू इंटरेस्ट। द बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन सेपरेट हेड। ध्यान रखना बैलेंस शीट में ना वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। आपको पता है कॉल्स इन एडवांस का मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, और इंटरेस्ट जो है वो कितना है टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12%, एरियर पे 10, एडवांस पे 12। ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है ना तो यहाँ पे मोर शेयर्स ऑफ कंपनी रिसीव देन ऑफर। तो जो कंपनी ने ऑफर किया उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई है, और उस सिचुएशन में दे एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल, और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को प्रोराटा दे देते हैं, और कुछ को दोनों को कॉम्बिनेशन बना देते हैं, कुछ को फुल दे दिया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोराटा। ये 3 ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देयर आर 3 ऑप्शंस, फुल, रिजेक्ट और प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन में। और अंडर सब्सक्रिप्शन में पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90% आना चाहिए, है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आता है वो 90, और सारी एंट्री अंडर सब्सक्राइब शेयर से करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल सम बन सकते हैं वो 3 घंटे वाले लाइव क्लास के अंदर कवर करा है, और मॉक्स में भी कवर करा है। It is quite common for the shares of financially strong or well managed company to issue premium. तो कौन प्रीमियम पर शेयर इशू करता है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग और वेल मैनेज कंपनी होती है वो शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है, भूलना मत। और जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर आता है, क्रेडिट। अब ये है क्लास, जरूर करके जाना। अब लो हिंदी में लिख रहा हूं, जरूर करके जाना, पक्का आएगा, ठीक है। हिंदी थोड़ी कमजोर है बेटा, माफ करना, ठीक है। हाँ, तो कमजोर तो देखो सभी सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी थोड़ी ज़्यादा कमजोर है, ओके। अकाउंट्स को बेस्ट में, लेकिन जितना बता रहा हूँ ना पेपर में आएगा, तुम देख लो क्लास, ये तुम्हें कल पेपर में मिलेगा ना, तो आके थैंक्स जरूर बोलना इस वीडियो कमेंट में कि सर आप जो बताते हो आता है। शोन अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी, प्रीमियम इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आता है, हेड है, मेन हेड है शोल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये कहते हैं कि जो प्रीमियम है ना, इन्हीं 5 पर्पजेस में यूज किया जाए, जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, ये इन्हीं 5 पर्पज में हम यूज कर पाएंगे। पहला, फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान रखना, नॉट पार्टली, फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग द अनइश्यूड कैपिटल ऑफ द कंपनी। अनइश्यूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब फुल्ली पेड बोनस शेयर, ये नहीं कि आप उतने बोनस दे दो जितने शेयर है भी नहीं आप पे। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, राइट ऑफ एक्सपेंस और कमीशन टू पेड और डिस्काउंट अलाउड टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, परचेज इट्स ओन शेयर, कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है। तो इन सभी केसेस के अंदर हम लोग शेयर्स को
प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। एक तो बाईबैक ऑफ शेयर हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, है ना, और प्रीमियम एक्सपेंसेस हो गया, और फुल्ली पेड बोनस शेयर। ठीक है, डिस्काउंट पे जनरली कंपनी इश्यू नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनका जो प्रमोटर को शेयर इश्यू किया जाता है। आई एम सॉरी, बहुत जुकाम सरदर्द फीवर से उठा हूँ, अभी जुकाम है भी, तो माफ़ करना थोड़ा सा। जनरली शेयर्स को इशू डिस्काउंट पे नहीं किया जाता, शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू किया जा सकता है, और री इशू में मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया है, और उस डिस्काउंट को शेयर फॉरफिट के नाम से ही डेबिट करते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, शेयर्स को डिस्काउंट पर जनरली इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको अलाउड है डिस्काउंट पे इशू करना, वो उससे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। जिन लोगों ने पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की कंपनी के, जैसे प्रमोटर हो गया, उनको शेयर फ्री में और डिस्काउंट में भी इशू किया जा सकता है आमतौर पर। ठीक है, अदर देन कैश में हम लोग जो शेयर्स इशू करते हैं वो बिल्डिंग मशीन खरीद के शेयर इशू कर देते हैं, और कितने शेयर इशू क्या निकालना हो तो अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, उसका फॉर्मूला है, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब ये हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 42। ठीक है, सेक्शन 42 जो सारे सेक्शन की ना मैं अलग से एक लिस्ट बना के मैं यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो, एक ही वीडियो में, वो सारे सेक्शन करके चले जाना। तो वो क्लास प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बताता है। सब्सक्राइब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो सेक्शन 42 उसके बारे में बताता है। प्राइवेटली शेयर इशू करना, मतलब ऐसा जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करते, कुछ खास लोगों को शेयर इशू किया जाता है। अच्छा, अगला है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज को लंबे समय तक कंपनी में टिक के काम करे, इसलिए कंपनी के शेयर्स उसको बहुत सस्ते दाम में दे दिए जाते हैं, और उनको मौका दिया जाता है कि फ्यूचर में आप इन शेयर्स को अपना बना सकते हो छोटी सी पेमेंट करके। दिस इज ऑप्शन, दिस इज नॉट कंपल्शन, पर उसके लिए आपको 5 साल 10 साल काम करना पड़ेगा टिक के। उसको पूरा करोगे हम आपको सस्ते में 50 लाख के शेयर्स 5 लाख में दे देंगे आपको, बट वो 5 लाख तो होने चाहिए तुम्हारे पास, राइट। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और एम्प्लॉय की मर्जी है, वो मे और नॉट, नाम में ही ऑप्शन है, उसकी मर्जी है उस राइट को ले ना ले। मैं आपको कूपन्स दे रहा हूँ, आप कूपन यूज करो ना करो आपकी मर्जी है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है वो किसके अंदर आता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर आता है, जो कि इक्विटी बीइंग अ वाइडर, स्वेट इक्विटी शेयर्स एक वाइडर कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट उसका है ईसॉप। अ कंपनी इशूइंग ऑप्शंस टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब कंडीशन। ध्यान रखना, स्वेट इक्विटी यानी कि ईसॉप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहला, दीज शेयर्स आर सेम क्लास शेयर्स ऑलरेडी इशू। अगर आपने पहले 9% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, जिस भी क्लास के शेयर्स है, 10 वाले शेयर्स सेम क्लास के होने चाहिए। आपके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उसके लिए। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, उसकी मार्केट प्राइस, उसका कोई क्लास अगर है ना, तो वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ डेट ऑफ इशू elapsed सिंस द डेट ऑफ विच कंपनी हैज कमेंस द बिजनेस। तो भाई नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से पहले नहीं, ऑफ डेट ऑफ इशू elapsed सिंस द डेट विच द कंपनी हैज कमेंस द बिजनेस। भैया आप 1 साल से पहले इशू मत कर देना कमेंस ऑफ बिजनेस से। दीज शेयर्स आर इशू अकॉर्डिंग सेबी गाइडलाइन। तो सेबी के जो रेगुलेशंस है ना, तो ही आप क्लास उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आप इशू करोगे, अगर कंपनी लिस्टेड है तो, अगर शेयर्स लिस्टेड है तो। अब ये टर्म है, बहुत सिंपल टर्म्स है। ग्रांट किसको बोलते हैं? ग्रांट मतलब जिस दिन भैया आपने जो है उनको ऑफर दिया है कि हम आपको सस्ते में जो है, सॉरी, ग्रांट क्या है? इट मीन्स गिविंग एन ऑप्शन। तो जो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि सस्ते में शेयर ले लो, वो ग्रांट है। और जिस दिन ये ऑफर उनको दिया गया है, जिस दिन अग्रीमेंट बन रहा है एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में कि हम आपको सस्ते दाम पे शेयर देंगे, वो ग्रांट डेट है। वेस्टिंग क्या है क्लास? गिव राइट ऑफ एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। वेस्टिंग मतलब क्या है? द प्रोसेस टू गिव। वेस्टिंग एक प्रोसेस है जो राइट देता है एम्प्लॉय को शेयर्स में अप्लाई करे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में, ये 3-4 चीज रखे उसके उसमें ऑप्शन में रखे और बोले कि भाई मैच करो, सही ऑप्शन क्या है, तो आपको मैच करना पड़ेगा। वेस्टिंग डेट क्या है? ये वो डेट है जहां पे क्लास आप शेयर्स को अप्लाई करते हो और सेटिस्फाई हो जाता है कंडीशन आपका, उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। इट इज द डेट ऑन विच एम्प्लॉय becomes entitled to apply for the shares once he satisfy the vesting condition। वेस्टिंग पीरियड समझो, वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड पे क्लास टिक के आपको काम करना पड़ता है, लाइक 5 साल 10 साल। जब वो 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जो डेट आती है उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। एक्साइज का मतलब क्या? आप अप्लाई करते हो शेयर्स को सस्ते दाम पे खरीदने के लिए, और एक्साइज पीरियड मतलब कंपनी आपको एक पीरियड देती है, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, कि भैया इसी पीरियड के अंदर अंदर जो है आप शेयर्स जो है वो खरीद लो। यही पीरियड है वो एक्साइज पीरियड, कि भाई इसी पीरियड के अंदर अंदर, ये जो पीरियड है आपका एक्साइज पीरियड, इसी पीरियड के अंदर आपको ऑफर का लाभ उठाना है। एक्साइज प्राइस मतलब किस प्राइस पे आपको शेयर्स लेना है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड इशूइंग प्राइस। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मार्केट प्राइस शेयर का 100 रुपये का है, हमने आपको दिया 20 रुपये में, तो 80 रुपये का जो है वो क्लास वैल्यू है उस ऑप्शन का, 80 रुपये का फायदा आपको उससे हो रहा है।
फॉरफीचर तो पता ही है क्लास आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट जो है वो कहाँ पे क्लास, वो इन टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी अंडर द हेड शेयर कैपिटल अंडर इक्विटी लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट एंड द फॉरफिट शेयर आर इशू। तो जो भी शेयर फॉरफिट के अकाउंट का बैलेंस पता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में उसको ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे लिखा हुआ टोटल पेड अप कैपिटल। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट इज शोन as an addition to the total paid up capital of the company under the head share capital under title equity and liability of the balance sheet। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम पेड अप कैपिटल में दिखाते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो सब्सक्राइब कैपिटल पे टिक कर देना। वैसे दोनों एक साथ कभी होगा नहीं, कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। सब्सक्राइब लिखोगे वो नहीं है तो पेड अप, दोनों होगा ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अगर दोनों ऐसा होता है तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पेड अप पे टिक कर देना। अगला है री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर। देखो होता क्या है ना, इसके अंदर मतलब जो ऑप्शंस होते हैं ना सीयूईटी में, उन ऑप्शंस पे बहुत मैटर करता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेटर ऑप्शन क्या। कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन सही मिलेंगे आपको, यू हैव टू रीड द बेटर ऑप्शन। रीइश्यू फॉरफिट शेयर, द डायरेक्टर कैन ईदर कैंसिल और रीइश्यू फॉर फॉरफिट रीइश्यूड द फॉरफिट शेयर। डायरेक्टर की मर्जी है, रीइश्यू को शेयर जो फॉरफिट हुए उन्हें कैंसिल भी कर सकती है, दोबारा भी रीइश्यू कर सकती है। इन द कंटेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट हैज बीन रिसीव इन फॉरफिट शेयर टाइम ऑफ इनिशियल इशू। तो जितना फॉरफिट किया उससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। और एंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू फॉरफिट शुड बी डेबिटेड। और किस नाम से करते हैं पहले बता दिया, शेयर फॉरफिट के नाम से डेबिट करेंगे। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट, जो भी शेयर फॉरफिट के अंदर बैलेंस बचा हुआ है उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व। तभी लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन भी करते हो बिंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड दैट इन द कंटेक्स्ट दैट कैपिटल प्रॉफिट अराइज इन द रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफिट आर शेयर्स आर रेशियो। तो ये जो कैपिटल रिजर्व हो कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट ऑल द फॉरफिट शेयर्स, हेंस व्हेन द पार्ट ऑफ फॉरफिट शेयर्स आर रीइश्यू। कई बार सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं होते। द होल बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट कैन नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल। आपको पता है अगर आपने 100 शेयर फॉरफिट किए, उनसे 5 के हिसाब से आपने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, लेकिन रीइश्यू आपने मान लो सिर्फ 30 शेयर रीइश्यू किए, फिर 70 शेयर आपने रीइश्यू किए हैं, तो 70 इंटू 5 कितना 350, उसमें से डिस्काउंट घटा के बाकी अमाउंट कैपिटलिज्म में डालते हो। 150 शेयर का पैसा अभी भी फॉरफिट के अंदर पड़ा होता है, तो उसको आप कैपिटलिज्म में नहीं डालते ना, वही चीज लिखा गया है। In such situation, only the proportionate amount of balance treated to forfeit shares is transferred to capital reserve। तो जो 350 में से घटाई कैपिटल में डालेंगे, जो डिस्काउंट दिया 500 में से नहीं डालेंगे। तो इसी चीज को बोला क्योंकि कल को ये शेयर फिर से रीइश्यू होंगे तो फिर से उनको डिस्काउंट दोगे, तो इसी जो 150 बचा हुआ है 150 उसी में से आप डिस्काउंट दोगे। तो वो प्रैक्टिकल बात जो है वो लिखा गया है। शेयर फॉरफिट में लास्ट पॉइंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, सिलेबस में नहीं होता, एनसीईआरटी में है तो पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या है बिल्कुल करके जाना। अगर एसआरसीसी चाहते हो तो भाई ये चीज जरूर करके जाना, बिल्कुल स्किप मत करना। व्हेन द कंपनी परचेजेस ओन शेयर, कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदती है उसको बायबैक शेयर बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 में बताया गया है कि बायबैक करोगे तो भैया ये सोर्सेस हैं बायबैक करने के लिए। पैसा कहां से आएगा बायबैक करने के लिए? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर से पैसा आ सकता है, ओपन मार्केट से, एड लॉट शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इन सबसे पैसा कलेक्ट करके अपने शेयर्स खुद खरीदती है कंपनी। द कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर ईदर फ्रॉम द फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर्स। ठीक है, कोई नया शेयर इशू करके भी बायबैक कर सकती है, अपने रिजर्व से भी, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी बायबैक कर सकती है। और आपने पढ़ा भी था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बायबैक में यूज किया जा सकता है। तो अगर आपके प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है तो उससे सैलरी नहीं बांटोगे, उससे आप बायबैक कर सकते हो। शेयर्स आर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, द कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर इक्वल अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ध्यान रखना, बायबैक करने से पहले जितने रुपए का बायबैक कर रहे हो उतने रुपए का एक और रिजर्व बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो प्रीमियम से पैसा उठा के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालो, फिर वहां से आप बायबैक करोगे। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व P&L से उठा के पैसा, स्टेटमेंट ऑफ P&L SPR से पैसा उठा के कैपिटल रिजर्व में डालो, फिर कैपिटल रिजर्व से हम क्या करेंगे, उसको बायबैक करेंगे। द कंपनी प्रोसीजर हैव बीन लेट डाउन टू बायबैक ऑफ शेयर। ध्यान रखना, बायबैक की कुछ कंडीशंस है जिनको आपने पूरी करनी है। पहली बात, आपके आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको एजीएम में पास करना चाहिए। और बायबैक जो होगा वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होगा। जो 25% है वो किसके सम के बराबर है, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक करने के बाद तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि आइडियल है, उससे नहीं बढ़ना चाहिए। बायबैक फुल्ली पेड अप शेयर की ही की जा सकती है। और बायबैक का पूरा तामझाम, पूरा का पूरा प्रोसेस 12 महीने के अंदर करना पड़ेगा, जब से आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं लॉ के अंदर, OR और SR। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% से ऊपर जनता तैयार है, हाँ बोल रही है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% से ज्यादा जनता तैयार है, 100 में से 75% कह रही है हाँ करो, तो उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। 50 कह रही है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। द कंपनी शुड फाइल अ सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। तो भाई सेबी को आप डिक्लेयर भी करो भैया, है ना, कम से कम 2 डायरेक्टर से साइन करके डिक्लेयर करो सेबी से कि भैया हम इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले इस बायबैक को करने के बाद।
नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स कराऊंगा। तो डिबेंचर्स क्या होता है, यहां पे एक वर्ड ध्यान रखना कि डिबेंचर कहां से पनपा है, लैटिन वर्ड डेबियर से, ठीक है, क्या डेबियर से, उसका जिसका मतलब क्या होता है उधार लेना। और डिबेंचर होता क्या, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्नॉलेज करता है डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब बिलीव रखता हूं अकाउंट्स के अंदर, तुमको दिक्कत थी, मैं अकाउंट्स के अंदर तीनों बुक का मैं एक एक लाइन अनलाइनिंग करके तुमको यूट्यूब पे ही करा रहा हूं, ताकि एक एक बच्चे को, ये प्रीमियम कंटेंट है और उन बच्चों ने सपोर्ट करा कि सर आप यूट्यूब के बच्चों को भी हेल्प करो, सबकी हेल्प हो तो अच्छी बात है, लास्ट मोमेंट पे कोई बच्चा छूटे ना, कि सर आप करा दो। तो उनके सपोर्ट से मैं ये सब चीज़ यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए बिल्कुल मिस मत करना भैया, पेपर में यही आएगा, ठीक है। और आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, तो यहाँ पे 230 जो है सेक्शन 2 क्लॉज 30 जो कहता है कंपनीज एक्ट 2030, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर इन्वेंट्री बॉन्ड एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी और नॉट। ये डेफिनेशन क्लास डिबेंचर्स की कंपनीज एक्ट में लिखा है। बॉन्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो डेट को एक्नॉलेज करता है। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती थी, जो अब डिबेंचर जैसा सेम है बिल्कुल, सेमी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द टर्म डिबेंचर बॉन्ड आर नाउ इशू इंटरचेंजेबिलिटी, तो अभी बिल्कुल यूज कर सकते हो बॉन्ड को भी, कोई दिक्कत नहीं है डिबेंचर की जगह। ओनरशिप, शेयर प्रेजेंट ओनरशिप ऑफ कंपनी वे डिबेंचर ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, डिबेंचर सिर्फ कर्जा लिया है उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। शेयर पार्ट ऑफ कैपिटल है, जबकि डिबेंचर पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल है, ये बोरोड कैपिटल का पार्ट है। रिटर्न, रिटर्न ऑन शेयर जो है वो डिविडेंड है, जबकि उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर का फिक्स रहता है, शेयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता। प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं मिलेगी, बट अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिबेंचर होल्डर्स को उसका इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। बट प्रॉफिट नहीं है तो शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द एक्सेप्शन। और हमें हमेशा जनरल बात करनी चाहिए, एक्सेप्शन के पीछे नहीं जाना चाहिए, जब तक ओनली और ऑलवेज वर्ड ना लिखा हो स्टेटमेंट में, ध्यान रखना, ठीक है। रीपेमेंट, नॉर्मली अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिटर्न, कंपनी को पेमेंट नहीं, शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं की जाती, वो ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन डिबेंचर्स को एक पीरियड के बाद पेमेंट करनी पड़ती है, जितना पीरियड आपने लिखा हुआ है, क्योंकि वो उधार है। डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें, शेयर्स आर नॉट, तो हर जगह ना एक्सेप्शन चीजें मत ढूंढा करो, सर हाँ आपने तो पढ़ा था कि वोटिंग राइट्स को लिमिट कर दिया जाता है किसी केस में, तो भाई आमतौर पर जो है, आमतौर पे जनरली बात करी गई है, शेयरहोल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट, बोला सर प्रेफरेंस शेयर्स में तो नहीं होता भैया, इतना ज्यादा नेगेटिव सोच के पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, सारा गलत करके आओगे। एक कॉमन सेंस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और यही सब बात मैंने आपके अपने सारे मॉक्स में एसपीसीसी में कराए हैं, आपको जरूर बनाना उन मॉक्स को। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें मैंने डिस्कस, जो ये चीज़ें यहाँ से कवर नहीं होंगी, वो बनाओगे ना तभी कवर होगा। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाई एनी चार्ज, डिबेंचर्स में ना चार्ज होता है, फिक्स चार्ज, फिक्स असेट के लिए, फ्लोटिंग चार्ज करंट असेट के लिए। कन्वर्टेबली शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को हम लोग फ्यूचर में शेयर्स में, नया क्लास ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिबेंचर के अलग अलग टाइप्स हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, वो डिबेंचर जो क्लास सिक्योर्ड है और पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स की ही पेमेंट जाती है, फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट जाती है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स refers to those debentures where charges created on the assets of the company for the purpose of payment of in case of default. The charge may be fixed or floating. तो भैया अगर कंपनी कल को पेमेंट नहीं करती तो भाई फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज कंपनी के फिक्स असेट और करंट असेट्स को गिरवी रखा जाता है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। मतलब हम फिक्स असेट करंट असेट को गिरवी रख के आपकी पेमेंट करेंगे, उनको बेच के आपकी पेमेंट करेंगे। ऑन द जनरल असेट ऑफ द कंपनी, द फिक्स चार्ज जो है फिक्स असेट के लिए होता है, करंट जो फ्लोटिंग चार्ज है वो करंट असेट के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑल असेट एक्सक्लूडिंग द असाइन टू क्रेडिटर, ध्यान रखना, लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि वो क्या होता है ना, कई बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी होती है ना, आपको लगता है तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अ फिक्स चार्ज इज चार्ज ऑन स्पेसिफिक असेट वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन जनरल असेट। तो जनरल असेट मतलब करंट असेट, स्पेसिफिक असेट मतलब, तो लाइन ध्यान रखना, स्पेसिफिक असेट्स फिक्स चार्ज और करंट असेट जो है वो हो गया फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। आगे लिखा द फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज असेट्स विच हेल्ड बाय द कंपनी फॉर यूज ऑफ ऑपरेशन नॉट मींट फॉर सेल। तो एक ही बात है, नॉट मींट फॉर सेल क्या होता है, फिक्स असेट ही तो होता है। वेयर एज फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व ऑल द असेट्स एक्सक्लूडिंग दोज फॉर दोज असाइन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो सारी की सारी वो असेट्स है, एक्सक्लूडिंग द असाइन टू सिक्योर क्रेडिटर्स को जो आपने पहले सिक्योर कर दिया उसको छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है, मतलब करंट असेट जो बाकी बचा हुआ है क्रेडिटर्स को छोड़ने के बाद, क्योंकि भाई क्रेडिटर्स को भी तो सिक्योर किया है कुछ गिरवी रख के, सेम चीज कैसे इनको गिरवी रख दोगे अलग। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जिन पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज मे क्रेडिट ऑन दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। तो भाई आमतौर पे कंपनी अपने फ्लोटिंग चार्ज से इनकी पेमेंट करती है, बट ऑथराइज कोई है नहीं इसका, लिखे डिफॉल्टली वो करती है बट लिखा कहीं नहीं है।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो इम्प्लाइड है। टेन्योर, रिडीमेबल जिनकी आप पेमेंट कर पाते हो एक फिक्स टाइम के बाद, ठीक है। और इरिडीमेबल क्या होता है, जिनकी पेमेंट आप नहीं करते, ये कंपनी बंद होगी तभी इनको इनका पैसा मिलेगा। फ्रॉम द कन्वर्टेबिलिटी, जो डिवेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबिलिटी है। शेयर्स फुल्ली कन्वर्टेबल भी हो सकता है और पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, ये जो डिवेंचर्स है ना वो फुल्ली कन्वर्टेबल, सारे डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, या फिर आधे डिवेंचर्स कन्वर्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, आधा या 10%, 20%, 70%। नॉन कन्वर्टेबिलिटी, जो डिवेंचर्स कल को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। कूपन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स जिसपे आपका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है क्लास, ठीक है। द स्पेसिफिक रेट में भी फिक्स और फ्लोटिंग रेट चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। और जीरो कूपन रेट डिवेंचर, दी डिवेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन सा ऐसा डिवेंचर है जिसपे स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होता, स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिवेंचर्स आर इशू एट सब्सटैंशियल डिस्काउंट, अच्छे खासे डिस्काउंट पे इशू होता है और बाद में क्लास इनको जो पेमेंट की जाती है वो नॉमिनल वैल्यू की पेमेंट की जाती है। शेयर है 100 रुपए का, इनको किया 70 में, तो 30 रुपए कमा लिया, वही 30 रुपए उनके इंटरेस्ट का काम आ जाता है। बट इनके आगे हमेशा जीरो लगा रहता है, तो कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता, बस डिस्काउंट पे इशू करते ताकि उनको फायदा पहुंच जाए। रजिस्टर्ड डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर्स जिनकी जो डिटेल्स है ना वो कंपनीज के पास लिखा हुआ है, रजिस्टर के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और बियरर डिवेंचर क्या होता है, ये डिवेंचर्स में नाम नहीं लिखा है कंपनी के रजिस्टर्ड में, कंपनी ने कोई डेटा इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन, जो इंटरेस्ट का कूपन दिखाएगा हम भैया उनको क्या करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे, उसको बियरर डिवेंचर बोलते हैं। जो दिखाएगा वो मालिक है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे कोई मिलेगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टेन्योर, मोड ऑफ रिडम्पशन, कूपन रेट, रजिस्ट्रेशन आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मोड ऑफ रिडम्पशन में कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल में भी दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू किया जा सकता है, इवन कोलेटरल सिक्योरिटी और अदर देन कैश में भी डिबेंचर इशू किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स, ये लाइन प्लीज याद कर लेना क्लास। जो डिस्काउंट है ना इशू ऑफ डिबेंचर्स वो 12 महीने के अंदर क्या करते हैं क्लास, हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो करंट असेट में आएगा। एंड द पार्ट इज रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स, वो नॉन करंट असेट के अंदर आएगा। वैसे कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन अपॉन द इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट। डिस्काउंट की लिमिट नहीं, शेयर्स को रीइशू करते हुए डिस्काउंट की लिमिट है कि मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट किया, लेकिन कोई लिमिट प्रीमियम की कहीं नहीं है, ना ही डिस्काउंट की। डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की कोई लिमिट नहीं, जितना डिस्काउंट में इशू करना चाहते हो करो, लेकिन वो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो राइट ऑफ होना चाहिए सबसे पहले सिक्योरिटीज पे रिजर्व से, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से सेम ईयर में। अगर आप नहीं राइट ऑफ कर पाए, ठीक है, 12 महीने के अंदर अगर विद इन 12 मंथ्स करते हो तो वो अदर करंट असेट के अंदर आएगा, 12 महीने के बाद करते हो तो अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर आएगा। तो 12 महीने के बाद नॉन करंट, 12 महीने के अंदर करंट, ये लाइन ध्यान रखना और मे बी इससे क्लास आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन मिल जाए। डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करते हो वो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर, वो आप ध्यान रखना। ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी जो है डिबेंचर अलॉट तो नहीं कर सकती ओवर सब्सक्रिप्शन में, तो बाकी को रिजेक्ट कंपनी करती है, ठीक है। डिबेंचर इशू कोलैटरल सिक्योरिटी, कंपनी collateral security may be defined as a subsidiary or secondary or additional security beside the primary security when the company obtain a loan or overdraft from the bank or any other financial institution, the pledge mortgage some assets, और उसको क्या बोलते हैं क्लास, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कंपनी अपने डिबेंचर को गिरवी रखती है, उस पर कंपनी किसी प्रकार का इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे करती, लेकिन कंपनी ने अगर डिबेंचर गिरवी रखे और भैया वो डिबेंचर की पेमेंट नहीं कर, लोन की पेमेंट नहीं कर पाए, तो वे उस केस में कंपनी, बैंकिंग कंपनी उस लोन को गिरवी, डिबेंचर को गिरवी रख लेगी और फिर हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ कंपनी फेल टू रीपे द लोन विद इंटरेस्ट, द लेंडर इज फ्री टू रिसीव हिज मनी फ्रॉम सेल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी। इफ इट इज रियलाइजेबल वैल्यू द प्राइमरी सिक्योरिटी फॉल शॉर्ट, तो भैया वो डिबेंचर्स को भी बेच देगा। और डिबेंचर्स को अगर हम कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू करते तो दो मेथड है। पहला मेथड कि भैया आप इशू ऑफ डिबेंचर को ऐसे कोलैटरल सिक्योरिटी में नहीं दिखाते, जब नहीं दिखाते आप सिर्फ एक ही एंट्री पास करोगे, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू पर्सन डिबेंचर आप एंट्री नहीं पास करोगे और बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लोन का अमाउंट आपको दिखेगा, ध्यान रखना। लेकिन सेकंड मेथड में जब आप एंट्री पास करते हो तो बैंक टू बैंक लोन के साथ डिबेंचर सस्पेंस टू पर्सन डिबेंचर भी आप एंट्री पास करोगे और फिर डिबेंचर्स आप बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखोगे, नोट नंबर 1 में बैंक लोन भी दिखाओगे और डिबेंचर्स भी दिखाओगे। और डिबेंचर्स के साथ उसी से बैंक लोन देखो 10 लाख का, डिबेंचर भी 10 लाख का इशू किया और डिबेंचर सस्पेंस आपने माइनस किया, नेट अमाउंट 0, आना 10 लाख ही है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन जो है वो करोगे अगर क्वेश्चन आपसे कहता है तो, राइट। और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो जो टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स ध्यान रखना यहाँ पे, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम
एट प्रीमियम और पार। डिबेंचर्स इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे हो सकता है, बट रिडीम किस पे होगा, तो प्रीमियम और पार पे होगा। डिपेंडिंग ऑन टर्म्स द कंडीशन ऑफ इशू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉलोइंग 6 सिचुएशन। इशू पार रिडीम पार, इशू डिस्काउंट रिडीम पार, इशू प्रीमियम रिडीम पार, तीनों में रिडीम पार पे हुआ है। अगला इशू पार रिडीम प्रीमियम, इशू डिस्काउंट रिडीम प्रीमियम, इशू प्रीमियम रिडीम प्रीमियम, इन तीनों में भी क्या है, रिडीम प्रीमियम पे हो। तो सारे मैक्सिमम 6 केस बनते हैं जिनकी एंट्री पास होगी। लेकिन समझाने की बात यह है इन सभी केसेस में जितना भी प्रीमियम पर आपने रिडीम किया है उस अमाउंट को इशू की ड्यू की एंट्री में, जो ड्यू की एंट्री होती है परसेंट डिबेंचर वाली, उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से डेबिट करोगे और प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर से क्रेडिट करोगे। बात ध्यान रखना, यहाँ इशू भी प्रीमियम पे हुआ, रिडीम भी प्रीमियम पे। तो इशू का प्रीमियम अलग है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाते हैं। रिडम्पशन का प्रीमियम अलग है, उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से दिखाते हैं। ये आप देख लो, ठीक है, right? When the debentures are redeemable at premium, the premium payable on redemption is debited to loss on issue of debenture. It may be noted that when debentures issue at discount and redeemable at premium, दोनों जगह डिस्काउंट पे इशू हो गया, रिडीम भी प्रीमियम पे हो गया, तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा और रिडीम प्रीमियम पे हो तो लॉस ऑन इशू भी डेबिट होगा। तो दोनों को जोड़कर आप सीधा जो है लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हो। इफ the amount of discount on issue also debited loss on issue of debentures, it may be noted that when the debentures are issued at discount and redeemable at par, the amount debited discount on issue of debentures capital as usual. लेकिन अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीम प्रीमियम पे हुआ है, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट और वो जो प्रीमियम पे रिडीम, उन दोनों अमाउंट को जोड़कर आप जो है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में लिख दोगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, वो अलाउड है, वो आप लिख सकते हो। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक लायबिलिटी है कंपनी के लिए फ्यूचर में, और वो एक प्रोविजन है, वो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाओगे जब तक वो रिडीम नहीं हो जाते तब तक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली दे सकते हैं, फुल ईयरली भी दे सकते हैं, जो भी डिबेंचर से पहले परसेंटेज लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, इशू किसी पे भी हुआ, रिडीम किसी पे भी हुआ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि जब भी आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे तो भैया उस पर आपको टीडीएस काटना होता है, जो प्रिस्क्राइब रेट है, जो टैक्स अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ है। तो जब हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस यानी टू इनकम टैक्स पेबल, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसी बैंक के अंदर क्लास आपने टीडीएस की भी पेमेंट करी है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर टीडीएस की पेमेंट करोगे तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो यहाँ पे पेबल लिखा हुआ है तो आप एक साथ भी कर सकते थे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप एक साथ भी कर सकते थे। और साल भर में जितना भी इंटरेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ पेनल के अंदर भेज दोगे, स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो एंट्री क्या होगी बता दो, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेबल टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर, फिर इन दोनों को आपने क्रेडिट किया, इन दोनों को डेबिट करोगे, टू बैंक करके आपने पेमेंट कर देना है, फिर सारा का सारा इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पेनल के अंदर आपने भेज देना है, स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये ध्यान रखना, 12th में टीडीएस नहीं था, एनसीईआरटी में है, मैंने करा दिया, बहुत रेयर चांस है आने का, बट करके जाना, पहले ये डेबिट होता है फिर ये क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जो डिबेंचर होल्डर है उसके साथ चिपक के रहेगा टीडीएस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखो डिबेंचर होल्डर से चिपक गया, और यहाँ भी देखो डिबेंचर होल्डर डेबिट अलग अलग लिखा है, हम एक साथ लिखेंगे, इंटरेस्ट टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लास्ट है, जो भी डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स से हमें राइट ऑफ करना होता है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैपिटल लॉस एंड इज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर इशू। डिस्काउंट और लॉस कैन बी रिटन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ध्यान रखना, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ होगा फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पहले, और फिर कम पड़ता है तो स्टेटमेंट ऑफ पेडल से टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। के क्वेश्चंस मैंने आपको 3 घंटे वाली लाइव क्लास में और मॉक्स में दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपने आज ही शेयर इशू किया है तो भी आपके पास प्रीमियम आ गया, उस प्रीमियम से भी क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट और लॉस इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पे हो गया आपका पूरा का पूरा कंपनी का अच्छे से रिवीजन। अगेन 3 घंटे वाली लाइव क्लास एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, जो मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले बनाई थी। मैं दोबारा अभी कोई लाइव क्लास नहीं लेने वाला, रीजन क्या है कि बच्चों का पेपर अलग अलग डेट पे है, कोई 13 को है, कोई 14 को है, कोई 15 को है, कोई 20 को है, तो फिर वो लाइव इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, और बाद में वो मज़ा नहीं आएगा। वो जो 3 घंटे की वीडियो है वो 1.5 घंटे में यहाँ बन सकता है, इसीलिए और एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ ताकि कोई ग्लिच ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं टाइम से अपलोड कर दूँ वीडियोज़ को, ठीक है। तो ये आप लाइव नहीं होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पे करा ही दे रहा हूँ आपको। 3 घंटे का वो लाइव सेशन, एनसीईआरटी और मॉक्स, यकीन मानो आपका लेवल चाहे कुछ भी, अगर आप इनको समझ के कर लेते हो तो पूरे पेपर में 250 में से 250 नंबर की मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।